हेलो फ्रेंड्स, कोर जावा सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, उसका यूज क्या होता है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस आज मैं आपको डीपली करवाने वाला हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है। फर्स्ट मेन पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्टैटिक कीवर्ड इज नॉन एक्सेस मॉडिफायर। स्टैटिक कीवर्ड जो है वो एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स एंड एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स दैट इज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, जबकि नॉन एक्सेस मॉडिफायर जैसे स्टैटिक, सिंक्रोनाइज्ड। तो स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक जो है वो नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। Then second point, it is used to create members, variables, methods, blocks and nested classes। ध्यान रखना, हम लोग static कीवर्ड को variables, methods, blocks and nested classes के साथ यूज करते हैं that belong to the class rather than any specific object। That means के static कीवर्ड जिसके साथ भी यूज हो गया, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो नेस्टेड क्लास हो, वो हमेशा क्लास को बिलोंग करेगा। वो कभी भी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। कैसे ये चीज समझते हैं, तो यहां आ जाओ। यहां मैं सिंपल एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज मेन ऐप 1 के नेम से। और यहां मैंने सिंपल एक वेरिएबल ले लिया है, जैसे इंट नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया और इसके बाद मैंने यहां पर एक m1 मेथड भी क्रिएट कर दिया। तो ये क्या है, दैट इज इंस्टांस वेरिएबल, और ये क्या है, दैट इज इंस्टांस मेथड। तो अगर मुझे इन दोनों को एक्सेस करना है तो फिर मैं किसके साथ करूंगा, हमेशा ऑब्जेक्ट के थ्रू। ध्यान देना, हमेशा हम इन्हें किनके थ्रू एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैं यहां पर मेन ऐप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। ये देखो, मैंने ऐप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड ओबीजे डॉट नंबर। ये देखो, मैं यहां पर नंबर को एक्सेस कर सकता हूं, या फिर अगर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू नंबर को इनिशियलाइज करते हो तो फिर हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इसको इस नंबर को इनिशियलाइज कर दिया। और साथ ही मैं यहां पर एक काम और करता हूं, मैं यहां पर प्रिंट करवा देता हूं दैट इज नंबर। तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही मैं यहां पर मेथड को कॉल करूंगा और फिर जाकर वो नंबर की वैल्यू दैट इज 10 वो प्रिंट कर देगा। तो ये देखो हम इस टाइप से इंस्टांस वेरिएबल्स को या फिर इंस्टांस मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। जबकि अगर कोई भी वेरिएबल स्टैटिक है या फिर कोई भी मेथड स्टैटिक है तो मैं उसे डायरेक्टली क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकता हूं, मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। तो इसी वजह से मैंने यहां पर बोल दिया है कि ये बेसिकली क्लास को बिलोंग करेगा, ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता। ओके, तो यही मैंने नेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइड कर दिया है दैट इज वी डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। अगर हम स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि वी कैन एक्सेस इट यूजिंग द क्लास नेम डायरेक्टली। हम उसको क्लास के नेम के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स की। तो यहां आ जाओ, स्टैटिक वेरिएबल्स। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, स्टैटिक वेरिएबल्स वो होता है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच में शेयर होता है, देन सेकंड पॉइंट, इट इज इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। इसे हम सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज करते हैं, दैट इज एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा तभी हम उसको इनिशियलाइज करते हैं। ये मैं अभी प्रोग्रामिंग पार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। और थर्ड पॉइंट और देखो, दैट इज यूजफुल फॉर डिफाइनिंग कॉमन प्रॉपर्टीज और काउंटर्स। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो हम स्टैटिक वेरिएबल्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। कैसे, ये चीज समझो। पहले तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो मैं आपको स्टैटिक वेरिएबल्स के बिना क्या प्रॉब्लम फेस होती है वो चीज मैं बताता हूं, और फिर उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे उस प्रॉब्लम को ओवरकम करेगा वो मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां आ जाओ, यहां पर मैंने क्या काम कर दिया, एक जावा क्लास क्रिएट कर दिया है दैट इज मेन ऐप 2 के नेम से।
और यहां पर एक मेन मेथड भी मैंने क्रिएट कर दिया। अब आप आ जाओ यहां पर एक आप जावा क्लास क्रिएट कर दो डेट इज स्टूडेंट के नेम से। एक स्टूडेंट के नेम से आप जावा क्लास क्रिएट कर दो जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज स्ट्रिंग नेम कॉमा एंड रोल नंबर एंड साथ के साथ मैंने कर दिया है डेट इज स्ट्रिंग स्कूल नेम कि वो स्टूडेंट कौन से स्कूल में है। मैंने ये तीन चीजें प्रोवाइड कर दी। अब आप यहां पर एक स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो और इन तीनों को आप यहां पर इनिशियलाइज कर दो डेट इज स्ट्रिंग नेम कॉमा एंड रोल नंबर। आप रोल नंबर को कुछ इस टाइप से प्रोवाइड कर दो रोल नंबर एंड थर्ड वन इज डेट इज स्ट्रिंग स्कूल नेम। तो ये तीनों चीजें आ जाएंगे और मैं दिस कीवर्ड के थ्रू, ध्यान रखना, मैं दिस कीवर्ड के थ्रू उनको एक्सेस कर सकता हूं। तो दिस डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर एंड दिस डॉट स्कूल नेम इक्वल्स टू स्कूल नेम। तो मैंने यहां पर दिस कीवर्ड के थ्रू इंस्टांस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया और अब मैं यहां पर स्टूडेंट के डिटेल्स डिस्प्ले कर देता हूं। सो डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स, यहां मैं स्टूडेंट के डिटेल्स डिस्प्ले कर दूंगा। तो यहां पर मैंने सबसे पहले प्रोवाइड कर दिया है डेट इज नेम, डेट इज नेम आ जाएगा। देन उसके बाद आप कर दो डेट इज रोल नंबर प्लस रोल नंबर और उसके बाद मैं कर देता हूं डेट इज स्कूल नेम जिसके अंदर मैं स्कूल नेम प्रिंट कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा वो डिस्प्ले कर देगा और एट लास्ट में यहां पर कुछ स्पेस प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस टाइप से हमने यहां पर एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर दी जिसके अंदर कुछ इंस्टांस वेरिएबल्स हैं। कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने उनको इनिशियलाइज कर दिया और एक मेथड क्रिएट कर दिया जिसके थ्रू मैं स्टूडेंट के डिटेल्स प्रिंट करूंगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर, यहां आ जाओ। अब मैं सिंपली यहां पर एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं डेट इज स्टूडेंट std1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। यहां मैंने एक स्टूडेंट क्रिएट कर दिया और नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है जैसे अमित कॉमा 101 एंड स्कूल मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल कुछ भी XYZ स्कूल, कुछ भी मैंने इस टाइप से स्कूल प्रोवाइड कर दिया एंड std1 डॉट डिस्प्ले। तो यहां पर मैंने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उसके थ्रू मैंने मेथड कॉल कर दिया। तो ये देखो, अब आप एक बार इसे रन करके देखो तो ये देखो ये सिंपली यहां पर स्टूडेंट के डिटेल्स प्रिंट कर रहा है। अब सिमिलरली मैं एक और स्टूडेंट इस टाइप से क्रिएट करता हूं। ये देखो मैंने यहां पर एक और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है डेट इज दीपक कॉमा 102 कर दो एंड XYZ स्कूल, क्योंकि ये भी सेम ही स्कूल के अंदर है। तो मैंने ये चीज प्रोवाइड कर दिया एंड std2 डॉट डिस्प्ले और एट लास्ट में एक और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं डेट इज स्टूडेंट 3 इक्वल्स टू न्यू ऑफ स्टूडेंट जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज कमल कॉमा 103 एंड यहां मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज XYZ स्कूल। तो मेरे पास यहां पर इस टाइप से 3 स्टूडेंट्स आ गए और तीनों की मैंने यहां पर डिटेल्स प्रिंट कर दी। सो ये देखो इस टाइप से यहां पर 3 स्टूडेंट्स की डिटेल्स मैंने प्रिंट कर दी। ठीक है, अब ये प्रोग्राम बड़ा हो चुका है काफी ज्यादा। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आप लोगों को इस प्रोग्राम की प्रॉब्लम बताता हूं कि यहां पर क्या प्रॉब्लम अकर हो रही है। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना और ट्राई करना कि ये वाला डायग्राम आप लोग लैपटॉप के अंदर देखो, क्योंकि हो सकता है मोबाइल के अंदर ये टेक्स्ट आपको प्रॉपरली विजिबल ना हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं एक बार और इसको जूम कर देता हूं। ये एक स्टूडेंट क्लास है जिसके अंदर इंस्टांस वेरिएबल्स आ गए, स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर आ गया और ये डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स नेम से मेथड आ गया जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट की डिटेल्स प्रिंट कर दी और ये एक मेन क्लास आ जाएगा, ये एक मेन मेथड आ जाएगा जिसमें मैंने 3 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए और उनके डिटेल्स मैंने प्रिंट कर दी। दैट्स इट। तो ये सिंपल प्रोग्राम है, बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो चीज समझो। देखो होगा क्या इंटरनली, यहां पर सबसे पहले एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये देखो सबसे पहले एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहां एक मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया डेट इज दिस वन, ये लो,
यहां पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज दिस वन, या फिर आप इसको पॉइंट करवा दो डेट इज दिस वन। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ चुका है जिसके अंदर तीन चीजें आएंगी। क्या क्या पार्ट आएगा? डेट इज नेम इक्वल्स टू अमित, देन यहां पर आ जाएगा डेट इज रोल नंबर इक्वल्स टू 101 एंड स्कूल नेम। स्कूल नेम क्या है? डेट इज XYZ स्कूल, XYZ स्कूल। इस टाइप से हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है? डेट इज std1 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या काम कर दिया, एक और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। ये देखो, एक और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, तो एक और ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट होगा। ये देखो, इस टाइप से एक और ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट होगा और यहां पर अगेन वही तीनों चीजें, डेट इज नेम क्या है? डेट इज दीपक। देन रोल नंबर क्या है इसका? डेट इज 102 एंड स्कूल नेम क्या है? डेट इज XYZ स्कूल। तो इस टाइप से यहां पर भी तीन वेरिएबल्स आ जाएंगे जो कि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल्स है यही मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, एंड थर्ड पार्ट पर आ जाओ। थर्ड ऑब्जेक्ट भी मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया, डेट इज दिस वन। ये देखो, तो यहां पर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। यहां आ जाओ, ये देखो मैंने यहां पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जो कि इसके लिए रहेगा और तीन चीजें यहां पर भी आ जाएंगी, डेट इज नेम इक्वल्स टू कमल, देन रोल नंबर इक्वल्स टू 103 एंड स्कूल नेम इक्वल्स टू XYZ स्कूल। तो ये यहां पर स्कूल आ जाएगा। अब ध्यान से देखना है आप लोगों को, यहां पर देखो हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज थर्ड ऑब्जेक्ट। और तीनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर यहां पर वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल्स है, नेम रोल नंबर स्कूल, नेम रोल नंबर स्कूल, नेम रोल नंबर स्कूल। अब आप यहां पर एक चीज बड़े ध्यान से देखो, यहां पर स्कूल नेम जो है वो तीनों का सेम मिलेगा। ये देखो यहां पर तीनों का स्कूल जो है वो सेम मिलेगा। और ये क्या है? डेट इज स्ट्रिंग। तो ये कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। आप ये चीज सोचकर चलोगे ये यहां पर कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? डेट इज 20 बाइट्स। मैंने यहां पर सिंपल लिख दिया, अभी मैंने काउंट नहीं किया, डायरेक्टली मैंने लिख दिया डेट इज 20 बाइट्स। सिमिलरली ये भी यहां पर कितने बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? डेट इज 20 बाइट्स। सिमिलरली ये यहां पर भी कितने मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है? डेट इज 20 बाइट्स, डेट इज 20 बाइट्स। अब आप एक चीज सोचो, अगर मेरे पास इस टाइप से 1000 ऑब्जेक्ट्स है, अगर मेरे पास 1000 ऑब्जेक्ट्स है, तो 1000 ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जो स्कूल नेम है ये कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? ये यहां पर कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? डेट इज 20,000 बाइट्स, डेट इज 20,000 बाइट्स। और अगर यहां पर 1 करोड़ ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर यहां पर 1 करोड़ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी इस टाइप से 1 करोड़ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये यहां पर बहुत बड़ी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। तो आप एक चीज बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? क्योंकि डेटा एक ही है जो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ शेयर हो रहा है। ये देखो, जो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ शेयर हो रहा है, तो क्या ये चीज सही रहेगा? क्या ये चीज करना सही रहेगा? नहीं। आप क्या काम कर सकते हो? आप एक काम कर सकते हो कि भाई यहां पर आप स्कूल नेम क्रिएट ही मत करो, यहां पर आप स्कूल नेम क्रिएट ही मत करो, यहां पर आप स्कूल नेम क्रिएट ही मत करो, आप स्कूल नेम एक्चुअली क्रिएट ही मत करो। आप क्या काम कर दो, आप यहां पर एक अलग से वेरिएबल क्रिएट कर दो इस टाइप से, और यहां पर स्कूल आ जाएगा, डेट इज XYZ स्कूल। ये देखो, और अब आप इसी वेरिएबल को इसके साथ भी शेयर कर दो, इसके साथ भी शेयर कर दो और इसके साथ भी शेयर कर दो।
ये देखो मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है, मैंने यहां पर एक अलग से वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ये किस टाइप का वेरिएबल है, डेट इज स्टैटिक वेरिएबल। ये किस टाइप का वेरिएबल है, डेट इज स्टैटिक वेरिएबल। तो जो मैंने स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया है वो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होगा, और जो मेमोरी वो यहां पर ऑक्यूपाई कर रहा था वो अब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। मेमोरी, ये वाली मेमोरी हर बार सेव होती रहेगी। ये देखो ये मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, चाहे आप 1000 ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे आप 1 करोड़ ऑब्जेक्ट बनाओ, वो सिर्फ और सिर्फ 20 बाइट्स, वो सिर्फ और सिर्फ 20 बाइट्स ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, उससे ज्यादा वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो स्टैटिक वेरिएबल जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को शेयर करेगा, वो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को शेयर करेगा, जिसकी वजह से हम मेमोरी मैनेजमेंट अचीव कर पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है स्टैटिक कीवर्ड का। समझ आया? स्टैटिक कीवर्ड जो है, दोबारा फिर सुनो, ध्यान से सुनो, स्टैटिक कीवर्ड जो है वो क्या काम करता है, वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए काम आता है। तो जो एक वेरिएबल जो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर शेयर हो रहा था, जिसकी वैल्यू सेम थी, अब मैं हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ना बनाकर मैं उसको अलग से क्रिएट कर दूंगा और हर एक ऑब्जेक्ट के साथ उसको शेयर कर दूंगा, ताकि वो एक ही बार मेमोरी ऑक्यूपाई करे, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग से मेमोरी ऑक्यूपाई ना करे। तो चाहे आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करो, वो हर बार सिर्फ सेम बाइट मीन सेम मेमोरी ही ऑक्यूपाई करेगा, वो मेमोरी इंक्रीज नहीं करेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है स्टैटिक कीवर्ड का। पॉइंट क्लियर हुआ ये चीज? तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये प्रोग्राम समझ में आया कि ये प्रोग्राम क्यों अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, सो यहां आ जाओ एक बार और, आप जरा यहां पर देखो, यहां मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ स्टैटिक वेरिएबल इज शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। मैं स्टैटिक वेरिएबल को जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ शेयर करता हूं। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगा, एंड यूजफुल फॉर डिफाइनिंग कॉमन प्रॉपर्टीज या फिर काउंटर्स। हम कॉमन प्रॉपर्टीज या फिर काउंटर्स के लिए उसको यूज करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। कैसे, वो चीज समझो। अब मैं इस प्रोग्राम को अच्छा कैसे बना सकता हूं वो चीज समझो। देखो सिंपल है, मैं यहां पर क्या काम करूंगा, मैं यहां पर उसको स्टैटिक बना दूंगा और यहीं पर ही मैं डिफाइन कर दूंगा दैट इज XYZ स्कूल, और यहां से मैं उसको रिमूव कर दूंगा, यहां से भी मैं उसको रिमूव कर दूंगा, और यहां से भी मैं उसको रिमूव कर दूंगा। That means कि अब की बार मुझे ऑब्जेक्ट के साथ उसको मेमोरी प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रहा, अब ये स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। तो आउटपुट अगर आप चेक करते हो, ये देखो, अगर आप आउटपुट यहां पर चेक करते हो तो आउटपुट अभी भी सेम ही आएगी। ये देखो, बट इंटरनल वर्किंग इसकी चेंज हो चुकी है, क्योंकि इंटरनली अब ये सिर्फ एक ही बार मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। चाहे आप 3 ऑब्जेक्ट्स बनाओ, चाहे आप यहां पर 1000 ऑब्जेक्ट्स बनाओ, वो सिर्फ एक ही बार मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो दिस इज एक्चुअली स्टैटिक वेरिएबल यूज, कि ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। ओके, तो यहां पर जो मैंने अभी पॉइंट बताया था, इट इज इनिशियलाइज्ड ओनली वंस एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होगा जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सो ये था हमारे पास पार्ट, दैट इज स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है, मैंने प्रोग्राम आप लोगों को यहां पर बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिया। अब आप आ जाओ सेकंड पार्ट पर, दैट इज स्टैटिक मेथड्स। तो फर्स्ट मेन पॉइंट ध्यान दो, फर्स्ट मेन पॉइंट, अ स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास। ये क्लास को बिलोंग करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता।
Okay, then second point, it is called without creating an object of the class. ये डायरेक्टली कॉल हो जाता है, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली उसको क्लास के नेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं। जैसे इसका भी अब आप एक प्रोग्राम देखो, यहां आ जाओ, यहां पर मैं एक सिंपल जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं डेट इज मेन ऐप 3 के नेम से, और इसके अंदर मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं। अब देखो मेन मेथड भी यहां पर स्टैटिक होता है, ठीक है। अब यहां पर आप एक काम करो, आप यहां पर एक m1 मेथड क्रिएट कर दो, और यहां पर आप लिख दो डेट इज m1 मेथड एग्जीक्यूटेड, और आप यहां पर एक और मेथड बना दो स्टैटिक मेथड डेट इज m2 के नेम से, जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज m2 मेथड एग्जीक्यूटेड। तो मैंने यहां पर सिंपल 2 मेथड्स क्रिएट कर दिए, एक है इंस्टांस मेथड और एक है स्टैटिक मेथड। तो अगर आप इंस्टांस मेथड को कॉल करना चाहते हो तो आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और तब जाकर मैं यहां पर m1 मेथड को कॉल कर सकता हूं। ये देखो, ये सिर्फ m1 मेथड को डिस्प्ले कर रहा है, ये m2 मेथड डिस्प्ले नहीं कर रहा। ये देखो, तो यहां पर मैं m1 मेथड को इस टाइप से कॉल करता हूं, और अगर मैं m2 मेथड को कॉल करना चाहता हूं तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख सकता हूं डेट इज मेन ऐप 3 डॉट m2 मेथड। ये यहां पर m1 मेथड डिस्प्ले नहीं कर रहा, डेट मींस के m2 मेथड को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। अगर मेरे पास ये वाला मेथड नहीं है तो मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली m2 मेथड को क्लास के नेम के थ्रू ही कॉल कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। सो ये देखो, ये यहां पर बोल रहा है डेट इज m2 मेथड एग्जीक्यूटेड। तो इस टाइप से हम स्टैटिक मेथड्स को डायरेक्टली किसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, क्लास के नेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर 1-2 पॉइंट्स का और आप लोगों को ध्यान रखना है, 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास यहां पर एक इंस्टांस वेरिएबल है और एक यहां पर स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। तो इस टाइप से 2 वेरिएबल्स हैं, तो चेक करो क्या मैं यहां पर नंबर 1 को प्रिंट कर सकता हूं। ये देखो, नंबर 1 जो है वो प्रिंट हो रहा है, और क्या मैं यहां पर नंबर 2 को यूज कर सकता हूं। ये देखो, क्या मैं नंबर 2 को यूज कर सकता हूं, तो नंबर 2 भी यहां पर मैं यूज कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप यहां पर आओ, स्टैटिक मेथड के अंदर आओ, तो स्टैटिक मेथड के अंदर देखो, क्या मैं यहां पर इंस्टांस वेरिएबल को यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। मैं यहां पर इंस्टांस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता स्टैटिक मेथड के अंदर। क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेथड जो है वो बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस होगा, जबकि ये वाला जो वेरिएबल है डेट इज इंस्टांस वेरिएबल, इसको ऑब्जेक्ट की नीड होगी, तो मैं यहां पर डायरेक्टली इस टाइप से एक्सेस नहीं कर सकता। बट मैं इसको कमेंट कर देता हूं, बट इसमें ये चीज करेक्ट क्यों था, मींस इंस्टांस वेरिएबल के अंदर मैं स्टैटिक मेथड को यूज क्यों कर सकता हूं, क्योंकि यूज करने के लिए ये वाला वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये वाला वेरिएबल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे ही आपकी डॉट क्लास फाइल जेवीएम के अंदर लोड होगी, नंबर 2 जो है वो मेमोरी के अंदर आ जाएगा और वो यहां पर यूज हो सकता है। बट नंबर 1 वो कब आएगा मेमोरी के अंदर, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। मान लो अगर मैंने कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया, तो नंबर 1 जो है वो मेमोरी में नहीं आएगा। जब तक ये मेमोरी में नहीं आएगा तब तक आप इसको यूज कैसे कर सकते हो, एक्सेस कैसे कर सकते हो। तो यहां पर ये रूल को ब्रेक कर रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप उसको यूज कर पाओगे। तो इंस्टांस मेथड के केस में, क्योंकि मेथड के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट बनाते ही ये वाला वेरिएबल ऑटोमेटिकली मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस वजह से यहां पर इंस्टांस वेरिएबल जो है वो, इंस्टांस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल दोनों को हम इंस्टांस मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं, जबकि स्टैटिक मेथड के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं।
इंस्टांस मेंबर्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते या फिर इंस्टांस वेरिएबल्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। देन आ जाओ आप थर्ड पार्ट पर, दैट इज स्टैटिक ब्लॉक्स। अब स्टैटिक ब्लॉक्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट पॉइंट, अ स्टैटिक ब्लॉक इज यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल्स। तो ध्यान रखना, अगर मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल्स हैं तो मैं उनको नॉर्मली किसके थ्रू इनिशियलाइज करता हूं, स्टैटिक ब्लॉक्स के थ्रू इनिशियलाइज करता हूं। तो जो हमने यहां पर अभी प्रोग्राम क्रिएट किया था, ये देखो, तो नॉर्मली अगर इस टाइप से स्टैटिक वेरिएबल्स हैं तो हम इनको किसके थ्रू इनिशियलाइज करते हैं, दैट इज बाय यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक्स। ओके, देन सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज इट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन द क्लास इज फर्स्ट लोडेड इनटू द मेमोरी। जब क्लास मेमोरी के अंदर लोड होगा वो तभी सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, उससे ज्यादा वो एग्जीक्यूट मींस दोबारा वो एग्जीक्यूट नहीं होता। Okay, and then third point, that is it is useful for setting up complex static values। तो अगर मुझे static values को सेट करना है, मीन्स उनकी वैल्यूज को सेट करना है, तो उनके लिए वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे ये मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल है, तो अगर मैं उसको इनिशियलाइज करना चाहता हूं तो ध्यान दो, इसके लिए मैं यहां पर सिंपल स्टैटिक कीवर्ड का यूज करूंगा। मैं इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा और जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं मैं उनको यहां पर इनिशियलाइज कर दूंगा। ये देखो, तो इस टाइप से जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं हम नॉर्मली उनको स्टैटिक ब्लॉक्स के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं। ये देखो, और ये पार्ट ध्यान रखना, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा स्टैटिक ब्लॉक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको खुद से एग्जीक्यूट करने की नीड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। पॉइंट क्लियर है चीज? तो स्टैटिक ब्लॉक्स ध्यान रखना, स्टैटिक ब्लॉक्स जो हैं जैसे ही फर्स्ट टाइम पर क्लास लोड होगी मेमोरी के अंदर तो वो उसी टाइम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। दैट्स इट। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है स्टैटिक ब्लॉक्स के लिए जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखने हैं। तो कभी भी अगर इस टाइप से स्टैटिक वेरिएबल्स हैं तो हम हमेशा उनको स्टैटिक ब्लॉक्स के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये था सिंपल स्टैटिक ब्लॉक। अब आ जाओ आप लास्ट पार्ट पर, दैट इज स्टैटिक क्लास। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, जावा के अंदर हम स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। जो टॉप मोस्ट क्लास होती है हम उसे कभी भी स्टैटिक नहीं बना सकते। तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास अगर कोई क्लास है, जैसे मैंने यहां पर एक क्लास क्रिएट कर दिया है दैट इज मेन ऐप 4 के नेम से, और यहां पर मेरे पास एक क्लास है, मान लो मेरे पास एक क्लास है दैट इज टेस्ट क्लास। तो क्या मैं इस क्लास को स्टैटिक बना सकता हूं? ये देखो, क्या मैं इस क्लास को स्टैटिक बना सकता हूं? नहीं। तो जो आउटर क्लास होती है मैं कभी भी उसको स्टैटिक नहीं बना सकता, मैं हमेशा स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्रिएट करता हूं। ये देखो, मैं हमेशा जो इनर क्लास होती है मैं उसको स्टैटिक बना सकता हूं, जबकि मैं आउटर क्लास को स्टैटिक नहीं बना सकता। यही हम यहां पर बोल रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, दैट इज जावा अलाउज द क्रिएशन ऑफ स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस। मीन्स वो क्लास जो किसी दूसरी क्लास के अंदर डिक्लेयर होती है, जो जिसे हम स्टैटिक बनाते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस। कभी भी आउटर क्लास स्टैटिक नहीं होती। Okay, then next point, a static nested class can access only static members। ध्यान से देखो, जो static nested class होती है वो सिर्फ आउटर क्लास के स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता
सकता है, वो सिर्फ आउटर क्लास के स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है, उनके इंस्टेंस मेंबर्स को वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये वाला पार्ट मैं अभी आपको प्रोग्रामेटिकली करके दिखाऊंगा। एंड थर्ड पॉइंट, इट डजंट नीड एन इंस्टेंस ऑफ द आउटर क्लास टू बी इंस्टेंशिएटेड। मींस जो नेस्टेड क्लासेस है, जो स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, उसे आउटर क्लास के इंस्टेंस की नीड नहीं है। मैं डायरेक्टली उसको आउटर क्लास के थ्रू ही एक्सेस कर सकता हूं। कैसे, ये चीज समझो। यहां आ जाओ, मैं यहां पर चलो इसी के अंदर कर देते हैं। तो मान लो अभी के लिए मैंने यहां पर एक मेथड क्रिएट कर दिया है दैट इज void m1 के नेम से, जिसके अंदर मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है दैट इज m1 मेथड ऑफ xyz क्लास एग्जीक्यूटेड। तो यहां पर xyz जो कि एक स्टैटिक क्लास है, स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, उसके अंदर मैंने m1 मेथड को कॉल कर दिया। अब मैं इस मेथड को कैसे एग्जीक्यूट करूंगा या फिर कैसे कॉल करूंगा? मैं डायरेक्टली जो आउटर क्लास है दैट इज टेस्ट क्लास, तो टेस्ट डॉट xyz obj इक्वल्स टू न्यू टेस्ट डॉट xyz, मैं इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एंड obj डॉट m1, मैं इस टाइप से यहां पर मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं। तो मुझे यहां पर आउटर क्लास के इंस्टेंस की नीड नहीं है। ध्यान से देखो, मैंने यहां पर कहीं पर भी टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली यहां पर टेस्ट क्लास को यूज कर लिया। मैंने यहां पर टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। तो अब मैं डायरेक्टली यहां पर m1 मेथड को एक्सेस कर सकता हूं। तो ये देखो इस टाइप से मैं डायरेक्टली यहां पर m1 मेथड को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, अगर मेरे पास यहां पर इंट नंबर इक्वल्स टू 10 है और यहां पर डेटा स्टैटिक इंट नंबर 2 इक्वल्स टू 20 है, तो क्या मैं यहां पर नंबर 1 को यूज कर सकता हूं? तो यहां देखो मैंने यहां पर नंबर 1 को यूज किया, तो ये देखो ये यहां पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। जबकि अगर मैं नंबर 2 को यूज करता हूं तो ये देखो ये यहां पर कोई भी एरर प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो रन करके देखो, सो ये देखो ये यहां पर आउटर क्लास के स्टैटिक मेंबर्स को या फिर स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। तो ये भी पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक क्लास है वो आउटर क्लास के स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, बट इंस्टेंस वेरिएबल्स को वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस टाइप से हम हमेशा स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस का ही यूज करते हैं। हम कभी भी आउटर क्लास को स्टैटिक क्लास क्रिएट नहीं करते। ओके, सो ये थे स्टैटिक कीवर्ड के 4 यूजेस, दैट इज स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक ब्लॉक्स एंड स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो नॉर्मली इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। ध्यान देना, स्टैटिक वेरिएबल्स जो है वो किसके लिए होते हैं? वो क्लास के लिए होते हैं, जबकि इंस्टेंस वेरिएबल्स जो है वो किसके लिए होते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। हम उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं, जबकि स्टैटिक वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट मैंने आप लोगों को यहां पर अभी डीपली एक्सप्लेन कर दिया था। ये देखो मैंने यहां पर आप लोगों को काफी डीपली एक्सप्लेन कर दिया था कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो है वो क्लास के लिए होते हैं, जबकि इंस्टेंस वेरिएबल्स वो किसके लिए होते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। ओके, ठीक है, देन आ जाओ आप सेकंड क्वेश्चन पर, दैट इज व्हाई इज द मेन मेथड डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इन जावा। मेन मेथड जो है वो स्टैटिक क्यों होता है? क्योंकि ये चीज आप ध्यान से देखो, मैं यहां पर एक और जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज मेन ऐप 5 के नेम से, और यहां पर मैंने एक सिंपल मेन मेथड स्टैटिक वॉइड मेन मेथड क्रिएट कर दिया, और इसी के साथ मैंने सिंपल यहां पर इस टाइप से भी मेन मेथड क्रिएट कर दिया जिसके अंदर मैंने यहां पर कुछ भी पार्ट प्रोवाइड कर दिया है, जैसे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब ये मेथड ओवरलोड का कॉन्सेप्ट है। अब समझो कि मेन मेथड स्टैटिक क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यहां पर मेन मेथड जो है वो डायरेक्टली क्लास के थ्रू एक्सेस हो सकता है।
मेन मेथड जो है वो डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस हो सकता है, जबकि अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो इसको किस चीज की नीड होगी, डेट इज ऑब्जेक्ट की। तो मुझे यहां पर क्या काम करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस मेथड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अब ऑब्जेक्ट में क्रिएट कहां पर करूंगा, ऑब्जेक्ट में क्रिएट कहां पर करूंगा और मेन मेथड को मैं कॉल कहां पर करूंगा। अब ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट मैंने सर यहां पर क्रिएट कर दिया, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करना है, तो मेथड को कॉल करने के लिए मुझे दूसरा मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। अब दूसरा मेथड आप कॉल कैसे करोगे, आप ये पॉइंट समझो, आप एक बेसिक पॉइंट समझो कि मैं यहां पर मेन ऐप 5 क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर सकता हूं। ये देखो ऑब्जेक्ट तो मैं क्रिएट कर सकता हूं, बट क्या मैं यहां पर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी इस टाइप से मेथड को कॉल कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि मुझे इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, ये वाली स्टेटमेंट किसी मेथड के अंदर लिखनी पड़ेगी। अब मेथड के अंदर लिखने के लिए, अच्छा ये हमारे पास स्ट्रिंग आर्ग्स है, तो आप एक काम करो, आप सिंपल इसको इस टाइप से कर दो। तो मुझे यहां पर क्या काम करना पड़ेगा, मेथड को कॉल करने के लिए ये वाली स्टेटमेंट मुझे मेथड के अंदर ही लिखनी पड़ेगी। अब ये वाला मेथड कैसे एग्जीक्यूट होगा, इस वाले मेथड को आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे? तो ये एक एम्बिग्विटी टाइप की सिचुएशन बन गई कि भाई मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की नीड है और ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मेथड को कॉल करोगे, और ये वाली स्टेटमेंट आप लिखोगे मेथड के अंदर, बट मेथड को आप डायरेक्टली कॉल कर नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में हम यहां पर स्टैटिक का यूज करते हैं। मैं यहां पर क्या काम करता हूं, स्टैटिक का, इस टाइप से स्टैटिक मेथड का यूज करता हूं, ताकि जेवीएम को इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े, वो डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू ही मेन मेथड को एक्सेस कर ले। तो जेवीएम डायरेक्टली मेन क्लास के थ्रू, इस क्लास के थ्रू मेन मेथड को एक्सेस कर लेता है, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं होती। तो इस वजह से मेन मेथड जो है वो हमेशा हम स्टैटिक क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये था सेकंड क्वेश्चन के मेन मेथड जो है वो स्टैटिक क्यों बनाया जाता है। Then third question, can a static method access non-static members directly? क्या एक static method वो non-static members को access कर सकता है? मैंने ये वाला पार्ट भी अभी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, नहीं यहाँ पर नहीं, आप आ जाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो static method जो है वो कभी भी non-static members को यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मैंने पहले भी रीजन बताया था क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला वेरिएबल कब मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अगर मान लो कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ और मैंने यहां पर डायरेक्टली मेथड को M2 मेथड को कॉल कर लिया, तो फिर ये यहां पर नंबर 1 को एक्सेस कैसे करेगा, जबकि नंबर 1 एक्चुअल में मेमोरी में प्रेजेंट ही नहीं है। ये प्रेजेंट तब होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक नंबर 1 जो है वो मेमोरी के अंदर नहीं आएगा, और जब तक वो मेमोरी के अंदर नहीं आया तब तक अगर आपने M2 मेथड को कॉल कर लिया तो फिर उस केस में ये एरर प्रोवाइड कर देगा। तो इस वजह से यहां पर उन्होंने कंडीशन ही प्रोवाइड कर दी है कि स्टैटिक मेथड जो है वो नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, एंड देन लास्ट क्वेश्चन, दैट इज कैन वी ओवरराइड अ स्टैटिक मेथड इन जावा? क्या हम जावा के अंदर स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं? नहीं, ध्यान दो, यहां आ जाओ। मैं यहां पर एक और जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं, दैट इज मेन ऐप 6 के नेम से, जिसमें मैंने यहां पर एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया। और यहां पर आ जाओ, एक और मैंने यहां पर टेस्ट 6 के नेम से एक और क्लास क्रिएट कर दी, जिसके अंदर एक M1 के नेम से मेथड है, जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज M1 मेथड ऑफ टेस्ट 6 क्लास। अब मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं टेस्ट 6 को, और यहां पर मैं M1 मेथड को ओवरराइड करना चाहता हूं। तो ये देखो, ये यहां पर ओवरराइड हो रहा है। ये देखो, हम यहां पर इस टाइप से इसको ओवरराइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये मेथड स्टैटिक होता
तो फिर हम ये इस वाले मेथड को M1 मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। ध्यान से समझो, हम कभी भी स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिंपल रीजन है, क्योंकि M1 मेथड जो है वो किसको बिलोंग करता है? वो क्लास को बिलोंग करता है। वो किसको बिलोंग करता है? क्लास को बिलोंग करता है, बिकॉज स्टैटिक मेथड्स बिलोंग्स टू द क्लास। बट अगर हम मेथड ओवरराइडिंग करते हैं जो कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हमेशा इंस्टांस मेथड के लिए ही यूज होता है। इंस्टांस मेथड के थ्रू ही हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। और कंपाइलर रेफरेंस टाइप के बेसिस पर ही मेथड्स को रिजॉल्व करता है कि उसे कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करना है, कौन सा मेथड उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इस रीजन की वजह से हम कभी भी स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है कि क्या स्टैटिक मेथड ओवरराइड हो सकते हैं। तो इसका आंसर नो है, क्योंकि हम कभी भी स्टैटिक मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। स्टैटिक मेथड इसलिए ओवरराइड नहीं हो सकता क्योंकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के केस में कंपाइलर वो रेफरेंस टाइप के अकॉर्डिंग मेथड को रिजॉल्व करता है कि कौन सा मेथड उसको कॉल करना है। एंड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, या फिर आप सिंपल ये चीज बोल सकते हो कि ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, जो सिर्फ और सिर्फ इंस्टांस मेथड के केस में ही हम यूज या फिर हम अचीव कर सकते हैं। तो इस रीजन की वजह से हम कभी भी स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, और ये थे हमारे पास डाटा स्टैटिक क्लास, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। तो स्टैटिक कीवर्ड जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो ये सारे प्रोग्राम्स एक बार आप लोग ट्राई करके देखना। इस सारे प्रोग्राम्स एक बार आप लोग ट्राई करके देखना। इन केस अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।